नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शिल्पी ने निभाया बहू का फर्ज। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। रमा एक कुशल गृहिणी है, पति और 2 बेटों सहित सुखी समृद्ध परिवार है। रमा पड़ोस और रिश्तेदारियों की सभी बहुओं पर पैनी नज़र रखती है। रवि की बहू बिल्कुल चाइनीज़ है। कमल की बहू की जुबान कैंची की तरह चलती है। श्लेष की बहू किचन में चप्पल पहनकर घूमती है और सुबह बिना नहाए ही रसोई में घुस जाती है। सूरज की बहू ने सारे घर को सिर उंगली पर नचा रखा है। प्रीत की बहू देखने में हट्टी कट्टी है परंतु रंग की सावली है, वगैरह वगैरह। रमा का बड़ा बेटा मोहित शादी लायक हो गया है। अब रमा को भी उसके लिए बहू तलाशनी है। रमा का बस चले तो वह अपने दिमाग में बनाई हुई लिस्ट वर्मा जी को पकड़ा दे और फिर सर्वगुण संपन्न अप्सरा की तरह दिखने वाली बहू की रचना करवाए। यह रमा जी की नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए बहू तलाश रही हर माँ की विडंबना होती है। वह सबसे अलग सर्वगुण संपन्न बहू लाने के सपने देखती है परंतु रमा के सपनों पर पानी फिर जाता है जब मोहित बताता है कि वह अपनी कंपनी में काम कर रही एक सहयोगी को पसंद करता है। उसका नाम शिल्पी है। रमा का खून खोल जाता है परंतु क्या करे, लाडला बेटा जो है अंदर ही अंदर झुलस कर रह जाती है। ए भगवान, आजकल के बच्चे, इन पर तो आज इश्क का भूत सवार होता है। यह भी नहीं देखते कि माँ बाप के भी कुछ सपने होते हैं। मैंने कितने अरमानों से अमेजन से सिल्क साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी ऑर्डर करके मंगवाई थी। सोचा था अपने मोहित की बहू पसंद करने जाऊंगी तब पहनूंगी, परंतु बच्चों का क्या, इन्हें तो सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है। रमा के दोनों बेटे मोहित और रोहित में अक्सर शिल्पी को लेकर चर्चा होती रहती थी। मोहित शिल्पी के बारे में रमा और अपने पापा को भी सब कुछ बता चुका था। रविवार की दोपहरी चिलचिलाती धूप कुछ देर पहले ही रमा घर के काम निपटा कर बैठी थी। अब वह अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। सोचा था कोल्ड कॉफ़ी पीकर थोड़ी देर आराम करेगी कि डोरबेल बजी। रोहित ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मोहित और शिल्पी थी। मम्मा देखो कौन आया है। रमा ने ड्राइंग रूम में जाकर देखा तो शिल्पी ने कहा, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप। रमा, ठीक हूँ बेटा, बैठो, मैं तुम तीनों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। मोहित बोला, कोल्ड कॉफ़ी नहीं मोम, शिल्पी को अपने हाथों की स्पेशल मसाले वाली चाय पिलाइए और साथ में गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े। क्यों शिल्पी, तुम्हें पनीर के पकोड़े पसंद है ना। शिल्पी ने कहा, हाँ बिल्कुल। रमा के माथे पर सिलवटें पड़ गई। एक तो उन्हें शिल्पी वैसे ही पसंद नहीं, ऊपर से बेटों को देखो कैसे इसकी चक्करदारी कर रहे हैं। बड़ी अंग्रेज बनी फिरती है, जरा झुक कर पैर छू लेती तो क्या घिस जाता। पता नहीं मोहित ने इसमें क्या पसंद किया। क्या क्या सपने सजोए थे मैंने अपनी बहू के बारे में, सब धरे के धरे रह गए। रमा ने मसालेदार चाय के साथ पनीर के पकोड़े बनाए, साथ में कुछ मटरी और गोंद के लड्डू भी रख लिए। सारी चीज़ें बड़ी सी ट्रे में सजाकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो छोटे बेटे रोहित ने आगे बढ़कर ट्रे ले ली। शिल्पी बोली, आंटी अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या। रमा ने कहा, नहीं बेटा, घर पर ही है, बालकनी में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं अभी बुला कर लाती हूँ, तुम बैठो। रमा बड़बड़ाते हुए बालकनी में पहुंची। एक इनको देखो, 12 पन्नों का अखबार है, सुबह से दोपहर हो गई। चलिए, आपकी होने वाली बहुरानी आई हैं, चलकर मिल लीजिए। सूबेदार साहब रमा के पति आर्मी से रिटायर्ड हैं। आंखों से चश्मा हटाते हुए बोले, बहुरानी आई हैं, वह तो ठीक है, परंतु तुम्हारा पारा हाई क्यों है, तुम क्यों मरी जा रही हो। रमा ने गुस्से में कहा, पारा हाई नहीं हो तो क्या हो, किसी को मेरी तो फिक्र ही नहीं। बेटों को देखो, जब से आई है उसी के बगल में बैठे ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं और वह शिल्पी बनने चली।
बहुरानी इतने भी संस्कार नहीं कि रसोई में आकर अपनी होने वाली सास की जरा सी मदद ही कर दे। सूबेदार साहब ने कहा, भाग्यवान, गुस्सा क्यों होती हो? बिन माँ की बच्ची है, बड़ी बहन विदेश में है, भाई की अभी शादी नहीं हुई, उसे क्या पता कि बड़ों का आदर संस्कार सत्कार कैसे किया जाता है। तुम सिखा लेना। शिल्पी बहुत ही हंसमुख लड़की है। जब तक घर में रही हंसी ठिठोली के से घर गूंजता रहा, परंतु रमा को उसका ऐसा छिछोरा व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मोहित शिल्पी को उसके घर छोड़ने चला गया। शाम को डिनर के बाद रमा ने सभी बर्तन समेट कर साफ किए और किचन साफ किया, मेन गेट पर ताला लगाया आदि बहुत से कार्य एक गृहिणी को सोने से पहले निपटाने होते हैं। रमा तार पर सूख रहे कपड़े उतार रही थी, तभी मोहित उसके गले में हाथ डालकर बोला, मम्मा, तुम्हें शिल्पी कैसी लगी? अच्छी है ना? रमा ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया। हाँ बेटा, अच्छी है। पर एक बात बता, क्या उसे पता था कि तू उसे हमसे मिलवाने हमारे घर ला रहा है? और यदि तूने उसे बताया था तो फिर उसने ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहने? जींस टॉप पहनकर भी कोई अपनी ससुराल में आता है क्या? वह भी पहली बार। उसे नहीं तो कम से कम तुझे तो इतनी समझ होनी चाहिए थी, तू ही कह देता। तभी मोहित ने रमा को पास पड़ी हुई एक कुर्सी पर बिठा लिया और स्वयं फर्श पर बैठ गया। फर्श पर बैठकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर बोला, मम्मा, मैंने कहा था, परंतु वह बोली कि वह जैसी है वैसी ही ठीक है, उसे दिखावा पसंद नहीं। मम्मा प्लीज़, शिल्पी को रिजेक्ट मत करना, मैं उसे समझा लूँगा। शादी के बाद जैसा आप चाहेंगी वह वैसा ही करेगी। रमा अपने बेटे के इस प्यार भरे आग्रह को टाल नहीं पाई और उसने दोनों के रिश्ते के लिए हरी झंडी दिखा दी। परंतु उसे लग रहा था कि मोहल्ले भर की औरतों के सामने उसकी इज्जत का फलूदा होना तय है। आज तक वह औरों की बहुओं में कमी निकालने वाली कमेटी की हेड रही, परंतु अब उसे अपने इस ओहदे से चिढ़ होने लगी। मोहित और शिल्पी का रिश्ता तय हुआ। शादी का दिन भी आ गया। शिल्पी के पिता ने अपनी बेटी के विवाह और मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी। शिल्पी की बड़ी बहन ने शादी की जिम्मेदारियों की कमान अपने हाथों में संभाल रखी थी। वह शादी से 1 महीना पहले ही विदेश से इंडिया आ गई थी। शिल्पी के पिता और भाई ने बाहरी काम संभाल रखे थे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी मेहमान तारीफ कर रहे थे। काफ़ी लंबा चौड़ा वेन्यू था, लेन देन में भी कोई कसर नहीं रखी थी, परंतु फिर भी रमा के चेहरे से खुशी गायब थी। जयमाला के लिए शिल्पी स्टेज पर आई तो सब उसे देखते ही रह गए। लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। रमा शिल्पी को एकटक देखती रही। जींस टॉप वाली बेढंगी सी लड़की आज स्वर्ग से अप्सरा बनकर उतरी है। रमा के मन को कुछ तसल्ली मिली। वैसे तो मोहित ने अंतरजातीय विवाह किया था, परंतु अब वह भी सीना ठोक कर कह सकेगी, जाति पाति कोई मायने नहीं रखती। हमने तो सुंदर सुगढ़ बहू देखी है। बच्चों की आपस में जोड़ी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, क्या फ़र्क पड़ता है। शादी के अगले दिन ही शिल्पी और मोहित हनीमून के लिए गोवा चले गए और 1 सप्ताह बाद वापस लौटे। रमा ने शिल्पी और मोहित को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, शिल्पी मेहमानों के सामने साड़ी ही पहनेगी, बाकी समय वह अपनी पसंद का कुछ भी पहन सकती है। ऑफिस में सूट सलवार पहन कर जाएगी। घर से बाहर निकलेगी तो सिर ढककर। घर में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगी और ना ही जोर जोर से हंसेगी, वगैरह वगैरह। कायदे कानून की एक लंबी चौड़ी लिस्ट रमा ने शिल्पी को रटा दी, परंतु शिल्पी एक मनमोजी चिड़िया थी जिसने पिंजरे में रहना तो सीखा ही नहीं था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। थोड़ी सी बड़ी होते ही उसके पिता ने उसे हॉस्टल में करा दिया। उसने अपनी स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही की थी। बड़ी बहन शादी करके विदेश चली गई और वहीं बस गई।
घर में कोई स्त्री ना थी जो उसे शादी से पहले इस तरह के कायदे कानून समझा सके। ससुराल में अदब कायदा कानून क्या होता है यह उसे पता ही नहीं था। वह स्वच्छंद विचरण करती छोटे देवर से हंसी ठिठोली सुबह सुबह चाय का प्याला लेकर पापा जी करती हुई सूबेदार साहब के साथ बगीचे में चाय पीती और न्यूज़पेपर पढ़ती। रमा मन ही मन कुड़ती रहती, जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। घर के अंदर की बात और है, बगीचे में पड़ोसियों की नज़रें भी इन पर टिकी होंगी। औरतें तरह तरह की बातें बनाएंगी। मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या समझाऊं इस लड़की को। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मोहित को बिजनेस टूर के लिए कंपनी द्वारा मुंबई भेजने का ऑफर आ गया। टूर 1 महीने का था। कंपनी को अपनी मुंबई वाली शाखा से संबंधित विशेष कार्रवाई करनी थी। मोहित के मुंबई जाने की बात आई तो सूबेदार साहब ने शिल्पी से कहा कि वह भी मोहित के साथ मुंबई चली जाए, परंतु शिल्पी ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, फालतू का खर्चा क्यों करना, इनके सभी खर्च तो कंपनी पे करेगी, परंतु मेरा तो हमें ही देना होगा ना। और फिर हम अभी गोवा घूम कर आए हैं, मुझे अपनी नौकरी भी तो करनी है। मैं इतनी अधिक छुट्टियां भी नहीं ले पाऊंगी। मोहित ने भी शिल्पी का समर्थन किया। रमा ने आगे बढ़कर मोहित से कहा, बेटा, अभी नई तो शादी हुई है, तेरे बिना इसका मन कैसे लगेगा। तू कहे तो जब तक तू मुंबई से लौटे यह अपने मायके में रह लेगी। मोहित ने कहा, 1 महीने की तो बात है माँ, कहीं भी रह लेगी। शिल्पी और रोहित मोहित को छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। इसके बाद आते हुए शिल्पी अपने मायके में रुक गई। उसका मायका भी रास्ते में ही पड़ता था। रमा ने ही शिल्पी से कहा था कि पूरा महीना ना सही परंतु 2-4 दिन अपने पिता के पास रह लेना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मोहित को गए हुए अभी 2-3 दिन हुए थे कि सूबेदार साहब को पथरी का बहुत जोरों का दर्द उठा। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। रमा चाहती थी कि वह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा ले, परंतु सूबेदार साहब ठहरे देशभक्त, भला देश के सिस्टम पर कैसे उंगली उठा सकते थे। जिद पर अड़ गए। सिविल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एंट्री मिली। रमा मन ही मन कोस रही थी, पता नहीं क्या सारा धन छाती पर धरकर ले जाएंगे। मजाल है कि जरा सी जेब ढीली हो जाए। जनरल वार्ड में इतनी गंदगी थी कि सोचने भर से ही जी खराब हो जाए। किसी के गले से पानी तक ना उतरे। डॉक्टर ने एडमिट करते ही 2 इंजेक्शन लगा दिए। उससे दर्द कुछ कम हुआ, परंतु उन्होंने बताया कि इनकी पित्त की थैली का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी पथरी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी पथरियों से थैली भरी पड़ी है। पित्त की थैली फटने का डर है। रमा बहुत घबरा गई। उनका बड़ा बेटा मोहित भी तो घर पर नहीं है। रोहित अभी छोटा है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वह बाहर आकर रिसेप्शन के पास सिर पकड़कर बैठ गई। इतने में दूर से आते हुए शिल्पी के पिताजी दिखाई दिए और पास आकर बोले, बहन जी, आपने तो बिल्कुल ही पराया कर दिया, हमें बताना भी मुनासिब ना समझा। गनीमत रही कि शिल्पी किसी काम से आपके घर गई थी, तब पड़ोसियों ने उन्हें बताया। सूचना पाते ही मैं दौड़ा चला आया। अब समधी जी की तबीयत कैसी है। रमा ने नज़रों से कहा, जी अब ठीक है, परंतु डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेशन के लिए कहा है। अभी शिल्पी के पापा बोले, फिक्र मत करिए बहन जी, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रमा को कुछ तसल्ली मिली, साथ ही वह आत्मग्लानि से भी भर गई। इतने बड़े अमीर आदमी को जनरल वार्ड में कैसे लेकर जाऊं? शर्म आती है, क्या कहेंगे। गुस्सा तो अपने पति पर आता है, जरा सी जेब ढीली कर लेते तो क्या चला जाता। शिल्पी के पिता डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने बताया कि 2 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन करना होगा। उन्हें जो इंजेक्शन दिए गए हैं उनका असर धीरे धीरे खत्म
हो रहा है। उन्हें फिर से असहनीय पीड़ा हो सकती है, जिससे पित्त की थैली भी फट सकती है। हम ऑपरेशन फाइल तैयार कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए। तब तक शिल्पी और उसका भाई भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। 2 घंटे बाद ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन ठीक ठाक रहा। सूबेदार साहब को बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। शिल्पी का भाई उदय रमा से बोला, आंटी जी आप भी कुछ खा पी लीजिए, अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो गया है। मैं आप सब के लिए चाय ले आता हूँ। शिल्पी और रोहित डॉक्टर से बात करके सारी जरूरी दवाइयाँ समझ रहे थे और क्या क्या सावधानी बरतनी है यह डॉक्टर उन्हें बता रहे थे। इसके बाद सूबेदार साहब को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शिल्पी अपने देवर के साथ घर गई और ज़रूरत का सभी सामान, तौलिए, चादर, बाल्टी, मग्घा, टूथपेस्ट, साबुन, खाने के लिए कुछ बर्तन आदि सभी चीज़ें ले आई, क्योंकि सूबेदार साहब को अभी अगले 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना था। उसने हॉस्पिटल बेड की चादर चेंज करके घर वाली चादर बिछा दी। बाथरूम को भी अच्छे से धोकर साफ कर दिया। फिर अपने भाई को खाना लेने के लिए घर भेज दिया। वह नौकरानी से खाना बनवा कर ले आया और साथ में इलेक्ट्रिक चूल्हा भी ले आया। शिल्पी ने इलेक्ट्रिक चूल्हे पर रमा जी के लिए चाय बनाई। रमा बैठी यह सब कुछ देख रही थी। क्या यह वही लड़की है? इसने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। रमा की मनोस्थिति समझते हुए शिल्पी के पिताजी बोले, बहन जी यह सब सास को खुश करने के लिए किया जा रहा है, वरना घर में तो इस लड़की ने कभी पानी का गिलास तक नहीं उठाया और आज देखो कैसे भाग भाग कर सारा काम कर रही है। और सब हंसने लगे। शिल्पी ने अपने पापा को देवर के साथ घर जाने को कहा। रोहित वहीं पर रुकने के लिए जिद कर रहा था, परंतु उसका अगले दिन एग्जाम था। शिल्पी ने कहा, नहीं, तुम पापा के साथ घर जाओ, अपने एग्जाम की तैयारी करो और कल एग्जाम देकर हॉस्पिटल आना। कल तुम्हारी ड्यूटी लगाऊंगी। पापा जी के पास मम्मी, मैं और भैया है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रमा जब तक हाथ मुंह धोकर आई, शिल्पी ने खाना गर्म कर दिया और अपनी सासू माँ की प्लेट भी लगा दी। रमा खाना खाने लगी। सूबेदार साहब पर भी अभी तक इंजेक्शन का असर था। उन्हें पूर्ण रूप से होश अभी नहीं आया था। वह अभी नींद में ही थे। सहसा उन्होंने आँख खोली तो शिल्पी उनके पास जाकर बैठ गई। शिल्पी को देखते हुए वे जरा से मुस्कुरा दिए। यह देखकर रमा की आंखों में आंसू छलक आए। इस बच्ची को कितना गलत समझती थी मैं विपदा आन पड़ी तो कैसे कठोर चट्टान बनकर सामने खड़ी हो गई। मेरा बेटा घर नहीं है, परंतु इसने बेटी से बढ़कर फर्ज अदा किया। मैं बेकार ही इसके परिवार को कोसती थी। समधी जी कितने अच्छे हैं, इन्हें कहते हैं संस्कार। बिना बुलाए ही आकर सब कुछ संभाल लिया। रमा के खाना खाने के बाद शिल्पी और उसके भाई ने भी थोड़ा सा खाना खाया और दोनों भाई बहन एक स्टूल पर बैठ गए। रमा पूरा दिन परेशान रही थी, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा बेड पर आराम करने के लिए कहा। एक झपकी लेकर रमा की आंखें खुली तो रात का 1 बजा था। दोनों भाई बहन स्टूल पर ही दीवार के सहारे एक दूसरे से लगकर सो गए। रमा ने शिल्पी को धीरे से आवाज़ लगाकर कहा, शिल्पी बेटा, तुम यहाँ आकर मेरे पास लेट जाओ। आज उनके मुंह से शिल्पी के लिए बेटा शब्द सहसा अपने आप ही निकल गया। शिल्पी चुपचाप आकर रमा के पास लेट गई। उसने रमा की तरफ पीठ कर रखी थी। रमा उसके सिल्की बालों को सहलाने लगी और मन ही मन सोच रही थी, मैंने बिना माँ की बच्ची को कितना सताया। तभी शिल्पी ने मुड़कर रमा जी से कहा, मम्मी जी, पापा जी की तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। आप कब अपनाएगी मुझे? शिल्पी की आंखों से आंसू छलकने लगे। रमा ने शिल्पी को अपने सीने से लगा लिया। मत रो मेरी बच्ची, आज और अभी से तुझे अपना लिया है
तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।